दोस्तों जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारी कंपनी एनडीपी जस्टिस एक पहल के तहत समाज में सही आवाज पहुंचाने का काम कर रही है। अगर आपके या आपके आसपास किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो उसका वीडियो बनाकर जिसमें आप हों और कहें कि मैं जो दिखा रहा हूं या रही हूं वह 100% सही है और मुझे मदद चाहिए, उसे हमारे मेल या व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। आपका मामला हम उचित सरकारी विभाग या संबंधित जगह तक पहुंचाएंगे। मेल और व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। जमीन पर जो दिखता है हकीकत उससे कहीं गहरी होती है। तेल के कुएं से उठता हुआ धुआं सिर्फ आग नहीं बताता, वो बताता है कि कौन उस आग को हवा दे रहा है और क्यों। दुनिया में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा खून बहाया है तो वो है तेल, यानी कि काला सोना। जो जितना गहरा है उसके पीछे की साजिश भी उतनी ही गहरी है। 1980 का दशक था। पश्चिम एशिया की धरती पर दो इस्लामिक मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में उतरते। ईरान बनाम इराक। दुनिया को दिखाया जाता है कि यह एक धार्मिक युद्ध है, एक शिया और सुन्नी के संघर्ष की कहानी है। लेकिन पर्दे के पीछे जो हाथ था वो अमेरिका का था और उनकी उंगलियों पर थे तानाशाह, खलीफा और लोकतंत्र के मुखौटे। तेल से भरे एक मुल्क का मालिक अमेरिका उसे बनाता है अपना प्यादा। बोलता है कि तुम्हें ईरान से डरने की ज़रूरत है, वो क्रांति फैला रहा है। और सद्दाम को मिलती है अमेरिका की गोपनीय मदद, हथियार, सैटेलाइट डेटा, खुफिया जानकारी, सब कुछ। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका के सबसे बड़े आयल प्यादे को उखाड़ फेंका था, शाह रजा पहलवी, जिसे अमेरिका ने 1953 में तख्ता पलट करके सत्ता में बैठाया था ताकि ईरान का तेल सीधा वाशिंगटन पहुंचे। लेकिन ईरानी जनता जाग गई और उन्होंने अमेरिका की कठपुतली को निकाल कर फेंक दिया। अमेरिका का तेल का जो सपना था वो टूट गया और तब शुरू होता है बदले का खेल। अमेरिका ने इराक को तैयार किया कि ईरान पर हमला करो। 1980 से 1988 तक 8 साल की खूनी जंग चली। लाखों लोग मरे, शहर के शहर तबाह हो गए थे। लेकिन अमेरिका दूर बैठकर तमाशा देख रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से बहता खून उसके हथियारों का बाजार गर्म कर रहा था। तेल के कुओं पर बम गिरते रहे और वाशिंगटन की तिजोरी भरती रही। अब युद्ध खत्म हुआ और अब अमेरिका को लगा कि इराक बहुत ताकतवर हो गया है। अब वही सद्दाम जो कभी प्यादा था राजा बनने की कोशिश करने लगा। और फिर शुरू हुआ दूसरा खेल, डिस्ट्रॉय द पपेट वंस इट आउटग्रोज द स्ट्रिंग्स। जिसे ताज देकर बिठाया था तख्त पर, अब वही ताज अमेरिका की आंखों में चुभने लगा, क्योंकि अब वो आदेश नहीं ले रहा था, अब वो तेल बेच रहा था, पर डॉलर में नहीं। ईरान इराक युद्ध के बाद सद्दाम हुसैन को लगने लगा कि वो अब वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत है। उसके पास सेना है, हथियार है और सबसे ज़्यादा ही तेल है, तेल का पूरा भंडारण है। लेकिन फिर उसने एक गलती कर दी। गलती नहीं, अमेरिका की नज़र में ये गुनाह था। उसने फैसला किया कि अब वो अपना तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचेगा। बस यहीं से अमेरिका के पेट्रोल डॉलर साम्राज्य की जो जड़ें थी वो हिलने लगी, क्योंकि अमेरिका की ताकत डॉलर पर ही टिकी है और डॉलर की ताकत उस काले सोने पर। सद्दाम को खत्म करना अब अमेरिका की मजबूरी थी। अमेरिका ये सोचने लगा कि अगर मैं इसको नहीं रोकूंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरा जो ग्रोथ है, मेरी जो तरक्की है उसमें बाधा जहर बनेगा। लेकिन सीधे हमला नहीं कर सकता था, तो अमेरिका ने एक मास्टरमाइंड, एक नैरेटिव गढ़ा और इराक के पास है विनाश के हथियार। ये उसका नैरेटिव था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 2003 अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर बोला कि इराक के पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पूरी दुनिया को मिटा सकते हैं। और फिर पूरी दुनिया के कैमरों के सामने अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। बगदाद एक बार फिर से जलने लगा, लाखों बेगुनाह मारे गए। सद्दाम हुसैन को पकड़कर दुनिया के सामने शैतान बताया गया और एक फांसी के फंदे से अमेरिका ने पूरी दुनिया को सबक दे डाला। हमारे खिलाफ जाओगे तो मिटा दिए जाओगे। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को दिखाया गया कि ये लोकतंत्र की जीत है, तानाशाह की हार है। जबकि असलियत ये थी कि ना कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले और ना ही कोई लोकतंत्र लाया गया। इराक का तेल अब अमेरिकी कंपनियां निकाल रही थी। इराक की संसद अब वाशिंगटन से निवेश ले रही थी और इराक की जनता वो बिखर चुकी थी आतंकवाद, गृहयुद्ध और भूख के कारण। और अमेरिका वो अब अगली बिसात बिछा रहा था। इस बार जो निशाना था वो सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान की ओर था।
जिसने रेत में सोने के कुएं खोदे, जो कभी रेगिस्तान था उसे जन्नत बना दिया। वो गद्दाफी अमेरिका को इसलिए खलने लगा क्योंकि वो अब अफ्रीका को जागने की बात कर रहा था। मोहम्मद गद्दाफी लीबिया का शेर कहा जाता था, जिसने पश्चिम के इशारों पर चलने से इनकार कर दिया। उसने कहा, क्यों हर देश अपने संसाधन के लिए डॉलर का मोहताज हो, क्यों ना हम अफ्रीका का अपना सोने पर आधारित दिनार बनाएं। बस यही विचार अमेरिका के लिए खतरे की घंटी था, क्योंकि सोचिए कि अगर अफ्रीका एकजुट हो जाता, अगर तेल और खनिज डॉलर में नहीं सोने में बिकने लगता, तो अमेरिका की डॉलर गिरफ्त पूरी दुनिया से ढीली पड़ जाती। अब बारी थी उस चेंज लाने की। 2011 में अमेरिका ने नाटो को लेकर लीबिया पर चढ़ाई कर दी। बोलने लगे, गद्दाफी अपने ही लोगों को मार रहा है, हमें लीबिया की जनता को बचाना है। और बचाना है तो कैसे बचाना है? हवाई बमों से, ड्रोन हमलों से, हजारों बच्चों की लाशों से। अब यहाँ पे गद्दाफी को सरेआम सड़क पर मारकर गिरा दिया जाता है। उसका लहलुहान चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, जैसे किसी इंसान को नहीं, कोई ट्रॉफी लेकर कोई ट्रॉफी जीत कर आया हो। डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड ऐसा कहा गया, पर इसको मिली है लोकतंत्र। लीबिया आज तक एकजुट नहीं हो सका, ना सरकार बची, ना शिक्षा, ना अस्पताल बचा, ना शांति। जहां गद्दाफी ने पानी की पाइपलाइन से पूरा रेगिस्तान सींचा था, वहां आज आतंकवादी संगठन खुलेआम कानून अपना चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असली मिशन जो उसका था वो पूरा हो चुका था। गोल्ड दिनार को जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया। और अब जो अगला टारगेट था वो था सीरिया, क्योंकि असद भी अमेरिका की लाइन में नहीं था। सीरिया एक ऐसा देश जो कभी सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का प्रतीक था, लेकिन 2011 के बाद यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब असद ने अपने देश की आज़ादी और संप्रभुता की बात की, तो अमेरिका और उसके गठबंधन ने कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने सीरिया में अंदरूनी विद्रोहियों को हथियार दिए, धंधेबाज आतंकवादियों को समर्थन दिया और एक सजीव युद्ध क्षेत्र बना दिया। लेकिन यह सिर्फ एक गृह युद्ध नहीं था, यह था सत्ता और संसाधन पर कब्जे की जंग। सीरिया की ज़मीन पर पेट्रोलियम पाइपलाइन, गैस रूट्स और भूमिगत राजनीति के खेल हो रहे थे। वहाँ पे खेल ये छुपे हुए। असद सरकार के खिलाफ हजारों निर्दोष मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए थे। पर अमेरिका का जो मकसद था वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर था, बिल्कुल साफ था। सीरिया को कमज़ोर करना, इराक और ईरान के रास्ते पर नियंत्रण लाना। इसी बीच रूस और ईरान ने असद का साथ दिया और इस बहुपक्षीय जंग ने और भी जटिल रूप ले लिया। यह जो युद्ध था वो सरल विरोध नहीं था, यह था अंतर्राष्ट्रीय सत्ता का खतरनाक खेल, जिसमें आम जनता के खून से उसको सींचा गया था, ये आम जनता के खून से खेला गया था। और तो और अमेरिका ने कभी इस बात को स्वीकारा नहीं कि उसने आतंकवादियों को हथियार दिए थे। वो कहते रहे कि हम शांति चाहते हैं, पर असलियत में खेल पूरी दुनिया की शक्ति के लिए था। आज भी सीरिया विकास की ओर बढ़ नहीं पाया है, और यह जो युद्ध है अमेरिका की पाखंडपूर्ण शांति नीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब इसी तरह दुनिया में जहाँ कहीं भी तेल या रणनीतिक संसाधन होते हैं, अमेरिका छुप छुप कर अपनी शक्ति के लिए उसमें उस देश से, उस जगह से युद्ध छेड़ देता है। पर अब एक नई दुनिया बन रही है, जहां भारत, फ्रांस, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देश अपने स्वाभिमान और हितों के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये देश अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकते। दुनिया का नक्शा अब बदल रहा है। अमेरिका का एकलौता जो दबदबा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारत, फ्रांस, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देश अब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये देश अमेरिका की पुरानी नीतियों को समझ चुके हैं, जो दिखावा शांति का करते हैं, पर असल में अपनी सत्ता और संसाधनों के लिए दूसरे देशों को दबाते हैं। भारत की बात करें तो यह देश अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, चाहे वह कूटनीति हो या रक्षा हो। भारत अब किसी के आगे नहीं झुकता। भारत ने समझ लिया है कि आज का विश्व राजनीति अब सिर्फ अमेरिका का आदेश मानने का समय नहीं है, यह समय है अपने हितों को प्राथमिकता देने का। इसलिए भारत ने कई देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं। फ्रांस के साथ रक्षा समझौते हो रहे हैं, सऊदी अरब के साथ ऊर्जा सहयोग हुआ है और इजराइल के साथ तकनीकी साझेदारियाँ भी हुई हैं।
यह सब इस बात का संकेत है कि भारत अब एक स्वतंत्र और मजबूत वैश्विक खिलाड़ी बन रहा है। यह गठबंधन अमेरिका की छिपी नीतियों को चुनौती दे रहा है और वे जानते हैं कि अमेरिका सिर्फ दिखावा करता है, शांति का, लोकतंत्र का, मानवाधिकार का। वास्तव में वह अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए रणनीतिक युद्ध और राजनीतिक खेल खेलता है। भारत और उसके साथी देशों का नया लक्ष्य है एक ऐसा विश्व व्यवस्था बनाना जो न्यायपूर्ण हो, जो शक्तिशाली देशों के अत्याचार से मुक्त हो और जो सभी देशों को समान सम्मान दे। इस नए विश्व क्रम में भारत की भूमिका सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बल्कि वह पूरे दक्षिण एशिया और उससे आगे के देशों के लिए भी उम्मीद की किरण है। यह वक्त है जागने का, समझने का और अपनी ताकत दिखाने का। अमेरिका के दबाव और उसकी चालों के सामने घुटने नहीं टेकने का, क्योंकि अब समय आ गया है। भारत और उसके साथी देश अपनी हकीकत को पहचान रहे हैं और एक नई दुनिया के निर्माण में जुटे हुए हैं, जहां पर अमेरिका जैसे देश दूसरों को दबाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वहीं भारत सबको साथ में लेके आगे चल रहा है। विश्व राजनीति के इस बदलते दौर में हमारे लिए जरूरी है जागरूक रहना, समझना और देश की ताकत को पहचानना। इतिहास बार बार यह सिखाता है कि जो देश अपनी स्वाधीनता और सम्मान की कीमत समझता है, अंत में जीत उसी की होती है। और आज भारत जीतने के कगार पर है, एक नई दुनिया के निर्माता के रूप में। अब बात करते हैं अमेरिका की उस रणनीति की जो उसने दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपनाई है। उसके मुख्यतः 3 हथकंडे हैं। पहला, अपने पुतले बनाए रखना, यानी राजनीतिक गुंडों और कठपुतलियों को सत्ता में बैठाना। दूसरा, विरोधी ताकतों को हथियार से लैस करना ताकि वे अपने ही देशों में उथल पुथल मचा सकें। तीसरा, पुराने मित्रों को धोखा देना और उन्हें खत्म कर देना जब वे किसी काम के न रह जाएं। यह तीनों रणनीतियां इतिहास के पन्नों में बार बार देखी गई हैं। इसी वजह से इराक ईरान के संघर्ष ने अंधेरा फैलाया। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ाई, हथियार सप्लाई किए और फिर खुद अपनी मर्जी से युद्ध की आग भड़काई। लेकिन आज का भारत इस खेल को समझ चुका है। भारत ने अपने कूटनीतिक और अच्छा संबंधों को मजबूत कर लिया है। भारत जानता है कि अमेरिका की इस चाल को समझना ही पहला कदम होगा अपनी सुरक्षा और विकास के लिए। भारत ने इजराइल जैसे देश से तकनीकी साझेदारी की है ताकि अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत किया जा सके। फ्रांस के साथ आधुनिक हथियारों के समझौते हो रहे हैं। सऊदी अरब से ऊर्जा सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए गए हैं। इसका मतलब साफ है, भारत अब अमेरिका के खेल में नहीं फंसेगा। भारत खुद अपनी रणनीति बनाएगा। जो देश अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता की कीमत समझता है, वही आने वाले समय में सबसे मजबूत बनेगा। अमेरिका की चालों को न समझना और उन पर ध्यान न देना भारत के लिए खतरा है, लेकिन भारत ने यह खतरा पहचान लिया है और उसी के हिसाब से कदम उठा रहा है। इस नए विश्व युद्ध की जगह जो है वह रणनीतिक राजनय का युद्ध होगा, जहां देश अपने हितों के लिए साथी चुनते हैं, जहां विश्वास की नींव पर गठबंधन बनते हैं और जहां पर दबाव और धमकी की जगह परंपरा, सम्मान और साझेदारी का राज चलता है। भारत इस युद्ध में अकेला नहीं है। भारत के साथ कई देश हैं जो अमेरिका की अधिनायकवादी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि इतिहास की नई गाथा का हिस्सा है। आज का वक्त ऐसा है कि जब अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए हर जगह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है कि वह अपनी आज़ादी की कीमत कभी गलत तरीके से नहीं चुकाएगा। वह कभी भी ऐसी रणनीतियों का हिस्सा नहीं बनेगा जो देश के हितों के खिलाफ हो। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी बात माने, उसकी नीतियों के अनुसार चले, पर भारत अब अपना मजबूत हो चुका है, वह ऐसा नहीं करेगा। भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा है, चाहे वह आर्थिक हो, सुरक्षा हो या क्षेत्रीय संतुलन हो। अमेरिका की इस कोशिश के बीच भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती बढ़ाई है, बल्कि अपने व्यापारिक साझेदार भी विस्तृत किए हैं। यह साझेदारी अब केवल पारंपरिक दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में गहरा समन्वय बना सकता है। भारत का लक्ष्य है कि अपनी रक्षा खुद करना, अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाना और किसी पर निर्भर न रहना। यह वह संदेश है जो भारत ने साफ तौर पर दुनिया को दिया है। अब अमेरिका दबाव बनाता है, भारत अपने कदम और भी मजबूत करता जा रहा है। जब अमेरिका अपनी रणनीतियों से खेलता है, भारत अपनी रणनीति के अनुसार मैदान सजा लेता है। इस नई युग की राजनीति में सिर्फ ताकत ही नहीं, समझदारी और आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी है, और भारत ने यह दोनों खूब हासिल कर लिए। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर भारत के पास अपनी ताकत, अपनी नीति और अपने साथी हैं, और यही भारत को इस वैश्विक राजनीतिक खेल में विश्व विजेता बनाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।